एक सेकंड। हाँ, तो फैमिली प्लानिंग एक्ट के साथ आरसीएच प्रोग्राम भी ऐड कर दिया था। उसका मतलब है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ओके, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर अबे ये सब बकवास मत लिखो यार, बकवास मत लिखो, मजाक सूझ रहा है क्या? रिप्रोडक्ट मैं रिमूव कर दूंगा, मुझे एक सेकंड, मुझे थोड़ा भी गिला शिकवा नहीं है, कुछ भी उल्टा सीधा दिखोगे मैं रिमूव कर दूंगा। आई डोंट केयर मैन, आई टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो बकवास करोगे मैं निकाल दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक स्टूडेंट कम हो जाता है, मुझे नहीं चाहिए। फैमिली प्लानिंग एक्ट, ओके, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, राइट। उसके बाद CDRI बोल के एक इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशन हुआ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये काफी बड़ा ये इंस्टीट्यूट को भी वन ऑफ द पाइनियर इंस्टीट्यूट्स है। भारत आजाद होने के साथ साथ ही ये बना था, और ये लखनऊ में बना था। काफी पॉपुलर ये तब हुआ जब इसने एक नॉन स्टेरॉइडल पिल बनाया था जिसका नाम है सहेली, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में, थोड़े टाइम बाद में पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टैटिस्टिक्स है तुमको ध्यान रखना है जो देके रखा है यहाँ पे, कि 1990 में वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था वो था 2 बिलियन। इससे पता चलता है कि पॉपुलेशन कितना तेजी से बढ़ा है। 2 बिलियन वाज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 1990। वर्ल्ड का पॉपुलेशन ना, पूरा दुनिया में 200 करोड़ लोग थे। 2000, हाँ 2000, 10 साल बाद ये 2 बिलियन से पहुंच गया है 6 बिलियन। 6 बिलियन पहुंच गया है, राइट। और 2011 का जो सेंसस होता है, 2011 के सेंसस में देखा गया है कि द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज 7.3 बिलियन। 730 करोड़ लोग पूरे पृथ्वी में है। तो देख रहे हो 10 साल में कितने कितने लोग ऐड हो रहे हैं। काफी ज्यादा मतलब पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा था, ठीक है। इंडिया में भी कुछ कम नहीं था। इंडिया में 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर इंडिया का पॉपुलेशन बोलूं तो इट इज 1.2 बिलियन एज पर 2011। 120 करोड़ लोग इंडिया में है, ठीक है। अभी मेरे पास एक वेबसाइट का डेटा है जो कि करंट पॉपुलेशन, लाइव पॉपुलेशन दिखाता है, ठीक है। वो मैं तुम लोगों को स्क्रीन के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे तुमको दिखेगा नंबर्स कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। नंबर किस तरीके से, एक सेकंड मैं इधर बड़ा स्क्रीन करके देखता हूँ। कहाँ गया? हाँ, कहाँ गया? स्क्रीन दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं। इधर नंबर्स देखो, ये देख रहे हो 5 अभी कहाँ बढ़ रहा है देखो। 6 एक और बच्चा पैदा हो गया। 7 एक और बच रहा है, और ये सिर्फ रजिस्टर्ड है। ये रजिस्टर्ड बच्चे हैं, समझ में आ रहा है बात? ये रजिस्टर्ड बच्चे हैं, और ये तुमको लाइव है। इसको कहते हैं पॉपुलेशन क्लॉक। इसमें हर सेकंड में दिखा रहा है कैसे, और मेल का पॉपुलेशन कितना है, फीमेल का कितना है, वो भी दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, एनीवेज, सो ऐसे मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा कि कितना जल्दी जल्दी इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, ओके। एनीवेज, तो 2011 का ये सेंसस, अभी 2021 में भी एक और सेंसस निकलेगा जिसमें और बताया जाएगा। अभी हम लोग करंट पॉपुलेशन भी देख सकते हैं, वैसे इट्स नॉट ए बिग डील, हम लोग आराम से देख सकते हैं, राइट, आराम से देख सकते हैं, ओके। दो टर्म्स और समझने, एक है तुम्हारा IMR और एक है तुम्हारा MMR। IMR इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और MMR इज योर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इन दोनों का एक्सप्लेन करने का रीजन क्या, मुझे यहाँ पे मतलब बोलने का कारण क्या, सुनो। एक्चुअली क्या था ना कि पहले जब इंडिपेंडेंस जस्ट स्टार्टिंग में हुआ था ना, उस समय हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा, मतलब ये इन अ वे बन रहा था वो, ठीक है। पर धीरे धीरे अभी इंडिया में काफी अच्छे अमाउंट में डॉक्टर्स है,
तो अभी भी वी आर वेरी बिहाइंड, एडवांस कंट्रीज के बहुत पीछे हैं, बट स्टिल वी हैव इनफ डॉक्टर्स की पहले जो गांव में औरतें होती थी, अभी भी पता नहीं कुछ कुछ गांव में होता है, वो औरत जा करके बच्चा मतलब निकालते थे, घर में ही बच्चा होता था, हॉस्पिटल्स में नहीं होता था। तो घर में जब बच्चा होता था ना, कि वो औरत देखो, वो औरत ने पता नहीं हाथ धोया कि नहीं सही से, ठीक है, और ग्लव्स तो नहीं पहनते थे वो। फिर उसके बाद उस बच्चे को भी उनके नाखून में बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है, क्या पता, फिर वो पकड़ेगा उस बच्चे को, है ना, फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको ब्लेड से काट देगा, वही ब्लेड जाके दूसरे किसी और एक औरत के पास जाएगा जिसका बच्चा हो रहा है, उसके पास भी जाकर सेम ब्लेड यूज करेगा। तो बहुत अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस होता था। उस कारण से क्या होता था कि ना, आइदर फीटस में इंफेक्शन हो जाता था या फिर माँ में इंफेक्शन हो जाता था, और या तो माँ मर जाता था या फिर बच्चा मर जाता था। यही बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब इन्फेंट कितना मर रहा है उसका रेट सालाना। वो चीज जब डॉक्टर्स मतलब एडवांसमेंट मेडिकल फील्ड में हो गया ना, एडवांसमेंट जब मेडिकल फील्ड में हो गया, तब जा करके ये देखा गया कि इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गया है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के मतलब कि घट गया है वो चीज, कि बच्चा अब कम मर रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के सुपरविजन में अगर होता है तो काफी हाइजीनिक टेक्निक से होता है बच्चा पैदा। और दूसरा, माँ भी जो जन्म देते टाइम मर जाती थी, सपोज कुछ ऑक्सीजन का कमी हो गया या ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया जिसके कारण प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो अभी हॉस्पिटल में तो हमारे पास अगर ब्लड का कमी हो जाएगा, हम लोग ब्लड चढ़ा देंगे उसको, डोनर से ऑलरेडी ब्लड बैंक होता है, हम लोग के हॉस्पिटल में भी ब्लड बैंक है, जीएमसीएच में भी, हॉस्पिटल में भी ब्लड बैंक है, अलग अलग जगह में ब्लड बैंक मौजूद है, तो हम लोग उनको आराम से प्रोवाइड कर सकते। घर में तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, घर में अगर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो भाई वो औरत मरना तय है। तो अभी बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मतलब बच्चे का मर जाना और माँ का मर जाना, वो काफी हद तक घट गया है। और आजकल तो और घट गया है, पहले बच्चे को मान लो अलग अलग बीमारी से वो मर जाता था, आजकल बहुत सारा वैक्सीन अवेलेबल है, बीसीजी का वैक्सीन देते हैं हम लोग, पोलियो का वैक्सीन देते हैं, बहुत सारा वैक्सीन देके उस बच्चे को ऑलरेडी बचा लेते हैं। पहले पहले बच्चे लोग दे आर प्रोन टू मेनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, स्पेशली पोलियो। पोलियो का तो अब मैं तुमको और एक बात बताता हूँ यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट बात आ जाता है यहाँ पे, कि देखो बहुत लोग का ये मानना है, ठीक है, मैं जहां जहां पॉसिबल होता है ना, मैं तुम लोगों को बताता हूँ ये सब बातें, ठीक है, कि जहां जहां देखो, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज से फॉर एग्जांपल, बहुत लोग का ये मानना है, ठीक है, अगेन आउट ऑफ फेथ वो लोग मानते हैं कि पहले जमाने में जो ऋषि मुनि था या फिर जो प्रॉफिट्स था, वो काफी साल जीते थे, 700 साल, 800 साल, 900 साल। अभी लोगों का आयु जो है वो कम हो गया है। ये गलत बात है, साइंस ये बात नहीं कहता। साइंस कहता, देखो तुम खुद ही इमेजिन करो, अगर तुम सपोज जंगल से जा रहे हो, कुछ काटा वाटा गिरा हुआ है, कोई जंगली जानवर ने तुमको अटैक कर दिया, भेड़िया ने अटैक कर दिया सपोज, ठीक है, तुम बच गए, नो, तुमको काटा, बस तुमको काटने पर देयर आर हायर चांसेस कि तुमको रेबीज हो जाए, जो पागल कुत्ते के काटने से भी होता है, क्योंकि रेबीज आर प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ दीज एनिमल्स। और यूजुअली जो एनिमल्स अटैक करता है उनमें वो रेबीज वायरस होता ही है। तो चाहे वो तुमको शेर अटैक करे, कुछ भी अटैक, जंगल उंगल में थे पहले ऋषि मुनि लोग, और जो भी अलग अलग जो भी मानता है जो, तो वो लोग को अगर कोई भी ऐसा छोटा मोटा भी जानवर काट लेगा ना, एक बिल्ली भी अगर अपना नाखून मार दे ना, तो उसको रेबीज होके वो तभी मर जाएगा, मैक्स टू मैक्स 10 दिन जिंदा रहेगा, मर जाएगा उसके बाद। तो कभी पॉसिबल ही नहीं है 700 साल वो जिंदा रहे। दूसरा चीज क्या है कि ये अभी करंटली अगर मैं बोलूं, तो करंट में क्या, करंट सिचुएशन में अगर तुमको कोई पागल कुत्ता काट दे, तो हम लोग इंजेक्शन मार देते हैं, एंटी रेबीज सेरम है हमारे पास, तो वो मार के हम लोग तुम्हारी जान बचा देंगे। पहले ये चीज अगर होता, कोई कुत्ता काटता तो तुम्हारा मरना तय है। रेबीज का कुत्ते का काटने से, रेबीज इज अ डिजीज जिसके कारण मौत तय है, मरोगे ही मरेगे। लेकिन अभी ये सिनेरियो बदल चुका है। और भी जैसे वैक्सीनेशन के ऊपर भी बहुत लोग कहते हैं ना कि पोलियो जो है, इट्स बिकॉज बहुत बच्चों को पोलियो होता है, तो बहुत लोग का रिलीजियसली ये मानना है कि ये शायद पिछले जन्म में उसने कुछ खराब काम किया होगा, इसलिए भगवान ने पनिश करके इस जन्म में ऐसा बना दिया। और बहुत लोग का रिलीजियस फेथ ये है कि भगवान इज टेस्टिंग यू, अल्लाह इज टेस्टिंग यू, गॉड इज टेस्टिंग यू, जीसस इज टेस्टिंग यू, कि तुमको सपोज तुम्हारा बच्चा ऐसा विकलांग पोलियो वाला निकला, ठीक है, तो वो कहना चाहता है कि गॉड इज टेस्टिंग यू, कि तुम्हारा बच्चा अगर ऐसा, अभी भी तुम भगवान को मानते हो कि नहीं। ये कुछ फेथ का मानना है ऐसा चीज। लेकिन मेडिकल साइंस ने ये सब बातों को झूठ करार कर दिया है। कैसे?
पोलियो का वैक्सीन जब पहले नहीं था, इंडिया में काफी पोलियो के केसेस होते थे और यही लोग बोलते थे पिछले जन्म का फल है, भगवान इसकी चुनौती ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो जो भी। लास्ट 2-3 ईयर्स से इंडिया में इतना मास वैक्सीनेशन हुआ पोलियो का, तुमको पता ही है, घर घर पोलियो का वैक्सीन तो बहुत ज्यादा, मतलब गांवों में भी बैनर उनर लगा के नर्सेस पहुंच जाते, आंगनबाड़ी सेविका, डॉक्टर, सबको ही उन्होंने मास लेवल पे ये काम किया, सरकार ने, एनजीओ ने, सबने मिल करके किया। और उसके बाद अभी पिछले कुछ सालों से पोलियो का केसेस आ ही नहीं रहा है। 2018 में आई थिंक सिर्फ एक केस आया था पोलियो का। तो क्या अचानक से लोगों ने पाप करना बंद कर दिया है क्या कि अभी नया जन्म में वो बच्चा विकलांग नहीं हो रहा? अगर तुम मानते हो कि पिछले जन्म का फल है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो क्या 2008 अभी तो लोग तो पाप तो बढ़ा रहे हैं, अभी तो पाप तो भर रहे देखा जाए तो ज्यादा लोग का पोलियो होना चाहिए था। ऐसा बात है ना, ज्यादा लोग का पोलियो होना चाहिए, लेकिन उसने खत्म कर दिया। कोविड भी जब आया था तो बोलता है कि इतना पाप बढ़ गया दुनिया में, अलग अलग धर्म के लोगों का अलग अलग कहना था कि इतना पाप बढ़ गया है, तो इसलिए क्या हो रहा है ना कि भगवान इज पनिशिंग अस, सम से शिवा इज पनिशिंग अस, सम से अल्लाह इज पनिशिंग अस, कोई अलग अलग अपने अपने फेथ के अनुसार कहता है। लेकिन अभी देखो, वी आर सो क्लोज टू अ वैक्सीन जिसके बारे में शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। और इतना लोगों का अभी जीएमसीएच में मैं बता सकता हूँ कि बहुत लोगों ने अभी एग्रेसिव ट्रीटमेंट यहाँ पे शुरू किया है। तो मुझे खबर भी मिल रहा है वहां से कि, और सीनियर्स वगैरह भी पोस्ट वगैरह डालते रहते, तो मैं वो चेक करता रहता हूँ। तो वहां पे अभी एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना जब शुरू किया विथ मेडिसिन, एक मेडिसिन है रेमडेसिविर। तो रेमडेसिविर मेडिसिन से देखा गया है कि 3 में से 1 पेशेंट को तो आईसीयू से निकाल ही लेता है वो। समझ रहे हो, पहले जो 3 में 3 का मरना तय था, मतलब 100 लोग अगर आईसीयू में गया 100 लोग का मरना तय था। अभी कोविड का इतना ज्यादा पुराना बीमारी नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस ने इतना अच्छा रिसर्च कर लिया है, अभी देखा है कि इफ दे क्योर विद द ड्रग रेमडेसिविर, तो देखा गया है कि उन 100 में से अब 60 लोग मर रहे हैं। मतलब पहले 100 में 100 मरता था, अभी 60 मर रहा है। हम लोग 30 to 40 लोग बचा रहे हैं। अभी शायद 1-2 महीने बाद और भी डेथ रेट और भी घट जाए, क्योंकि वी आर ना, पहले हमको पता नहीं था, अचानक से नया वायरस ये वो। तो लोग ये भी नहीं कह सकता भाई कि भगवान का कुछ है, ये वायरस है बेटा, पोलियो वायरस, पोलियो वायरस, पोलियो वायरस होता है। एनीवेज, तो you should believe in science and technologies, that's always I say something to the students कि ये सब बातें सब बकवास है, ठीक है। कुछ लोग धर्म को आड़े में लाके उल्टा पुल्टा बात भी बोलते हैं। मैं तो उनको तो और भी बोलूंगा, उनको तो देखो ही मत, सुनो ही मत, ठीक है। एक बंदा था जो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी निकाल के लाया था, तो चुप्पी साट दिया उन्होंने, ठीक है, जब सरकार ने केस ठोक दिया, ठीक है। तो ये सब चीजों में मत जाओ। मेडिकल साइंसेस इज द फ्यूचर। रिसर्च, वैक्सीन के रिसर्च से ही हम लोग कोविड की सिचुएशन को भी डील करेंगे, उसको हराएंगे भी। पोलियो को भी हम लोग ने नहीं सोचा था कि पोलियो को कभी हम लोग हरा पाएंगे, बट पोलियो को हरा चुके हैं, इंडिया में तो हरा चुके हैं, ठीक है। तो वी कैन ओवरकम एवरीथिंग विद रिसर्च, विद टेक्नोलॉजी, ठीक है। someday or the other we might even conquer death, who knows, because we are doing a great deal of studies। एक ही चीज है ना जो ये प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि कि we are created by some super deity, supernatural power, that is death। मरता क्यों है लोग भाई, उस पे भी काफी हद तक रिसर्च चल रहा है। क्या पता कल को तो हमको कल को जब रेबीज जब होता था किसी इंसान को, या फिर जब कुत्ता काटा था, तो हम लोग सोचते थे पागल कुत्ता काटा मतलब मरेगा ही मरेगा, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई, रहने दो। अभी तो हम लोग उसको बचा लेते हैं। पहले पोलियो होगा तो बच्चा का लाइफ खत्म भाई, अभी तो पोलियो होने से पहले ही रोक देंगे उसका पोलियो, है कि नहीं। अभी मुझे सुनने को आया है कि एड्स वायरस जो है, एड्स वायरस का भी वैक्सीन का तैयारी चल रहा है, और एड्स वायरस का वैक्सीन 2030 तक रेडी हो जाएगा। एड्स वायरस का वैक्सीन बनाना तुमको अंदाजा भी नहीं है। आई थिंक कितना साल लगे, 1985, 2005, 2015, 2025, लगभग 50 साल लगे हैं इसको बनाने में। 50 साल लगा है एड्स का वैक्सीन बनाने में। कोविड में उतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज कोविड इज इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस। वी नो ये वायरस कैसा दिखता है। एड्स का वायरस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एड्स का वायरस का बहुत सारा रूप है, वो सब बातें बाद में करेंगे। चलो, अभी ये स्टेटस डेटा तुमने लिख लिया, ओके। उसके बाद ये चीज जो मैरिजेबल एज डिसाइड किया गया था सरकार के द्वारा, 1900 एंड मैरिजेबल एज, ठीक है, ये तुम्हारा डिसाइड किया गया था फॉर मेल 21 ईयर्स, और फीमेल के लिए कितना है ये, 18 ईयर्स, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा रीजंस है। अभी भी बहुत पार्ट, स्पेशली इन द स्टेट्स लाइक राजस्थान वगैरह, हम लोग देखते भी हैं कि बाल विवाह जिसको कहा जाता है, बच्चे का शादी, है ना,
वो कराया जाता है, वो रिप्रोडक्टिवली इट्स नॉट सुटेबल फॉर बोथ द गाय एंड द डॉटर, चाहे लड़का हो लड़की हो, उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सरकार को बीच में आना पड़ा। अभी उन्होंने कानून बना दिया है, कोई अगर 18 साल के पहले कोई लड़की शादी करता है, इवन इंटीमेसी इज प्रोहिबिटेड, कि 17 इयर्स के उम्र में अगर कोई लड़का किसी मान लो 19 ईयर ओल्ड के लड़की के साथ फिजिकली इंटीमेट होता है और पुलिस अगर उसको पकड़ लेता है तो जेल होना, उस लड़की को जेल होना तय है, इवन दो इट्स कॉन्सेंशुअल। कॉन्सेंशुअल मतलब मालूम है कि इवन दो इट्स कंसिडर्ड कि मतलब तुमने, लड़की ये नहीं बोल रहा कि वो लड़का मेरे साथ गलत काम नहीं कर रहा था, मैं राजी थी, वो भी राजी था। फिर मान लो सेम चीज, एक लड़का 21 ईयर्स का है, लड़की मान लो 16 साल का है, उनके बीच में अगर इंटीमेसी हो गया और पुलिस ने अगर पकड़ लिया, छुप छुप के कर लिया, कुछ कोई पकड़ नहीं पाया वो अलग बात है, पुलिस अगर पकड़ लिया तो कानून है कि भाई 18 साल के पहले नहीं कर सकते तुम, चाइल्ड एब्यूज का केस लग जाएगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद। समझ रहे हो? तो ये सब बातें भी जानना जरूरी है कि 80 कैन इन्वॉल्व इन इंटरकोर्स, और मैरिज अगर करना है तो यू विल हैव टू बी एटलीस्ट 21 ईयर्स इन केस ऑफ मेल एंड 18 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल। ये सब कानून बना हुआ है बच्चों, ठीक है। अब चलो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। एक टॉपिक है एमनियोसेंथेसिस। क्या होता है ये? देखो, ये मान लो फीटस हाँ डेवलप हो रहा है यूट्रस के अंदर, ठीक है, इधर प्लेसेंटा है, यूट्रस के अंदर मैं ऐसे ही फीटस को दिखाना चाहता हूँ। फीटस एक डेवलप हो रहा है। फीटस का यहाँ पे इनिशियल स्टेजेस में, मतलब लगभग तुम बोल सकते हो अराउंड 14 to 16 वीक्स के अंदर, मतलब वो कितना बड़ा होगा बच्चा, 3 से 4 महीना, 3 से 4 महीना जब प्रेग्नेंट है, इस दौरान बच्चा फुल ग्रो नहीं हुआ अभी तक, 9 महीने तक ग्रो करना है ना, 3-4 महीना ही चल रहा है, राइट। इस दौरान इधर में कुछ फ्लूइड मौजूद है जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एमनियोटिक फ्लूइड। और इस एमनियोटिक फ्लूइड में ये जो बच्चे का जो क्रोमोसोम का कंपोजिशन है ना, वही सेम कंपोजिशन है इस एमनियोटिक फ्लूइड में। समझ रहे हो? इसमें जो क्रोमोसोम है 2n सेम है इस फ्लूइड में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंजेक्शन से इस क्रोमोसोम को निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब इस फ्लूइड को निकाल लेंगे, सॉरी, इस फ्लूइड को निकाल लेंगे। और ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो इसके कारण हम लोग इसका स्टडी कर सकते हैं। जो एमनियोटिक फ्लूइड हम लोग ने निकाला, इसका हम लोग स्टडी कर सकते हैं, क्रोमोसोम का स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करके क्या फायदा होगा? हम लोग ये देख सकते हैं कि क्या उस बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब कि क्या बच्चा जब पैदा होगा, सपोज वो डाउन सिंड्रोम वाला तो नहीं है, क्या वो टर्नर सिंड्रोम वाला तो नहीं है, क्लाइनफेंटल वाला तो नहीं है, ये सब जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, इसके बारे में तुम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर में, नेक्स्ट में जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, वहां पे तुम लोग को ये सुनने को मिलेगा। अब बस ये जान के रखो कि ऐसा जान के रखो, जो बच्चे का पेट से ही जो बीमारी लेके आता है ना, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहता है, जो कि मतलब बच्चा पैदा होने के साथ साथ ही जो बीमारी होते हैं। अभी अगर मुझे कुछ और बीमारी हो गया, कैंसर, एड्स, देन या फिर छोटा मोटा हल्का सा कोरोना भी हो गया, अगर फ्लू भी हो गया, दैट इज एन एक्वायर्ड डिजीज, वो मुझे जन्म से नहीं था, मैं जब दुनिया में आया, मैं किसी वायरस के साथ एक्सपोज, दैट इज एन एक्वायर्ड डिजीज। कुछ डिजीजेस होता है कॉन्जेनिटल, पैदा होने के साथ साथ ही, बहुत लोगों का देखा होगा तुमने, कॉन्जेनिटल डाउन सिंड्रोम इज क्वाइट कॉमन। डाउन सिंड्रोम का पेशेंट्स के कैसा होता है, कैसा दिखता है, वो सब भी बताऊंगा मैं, बट फॉर नाउ यू शुड नो कि इस एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग निकाल करके हम लोग ये देख सकते हैं, थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस है, सब कोई नहीं कर पाता है, बट एडवांसमेंट हो चुका है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का हम लोग निकाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस बच्चे में क्या कोई एमनियोटिक फ्लूइड को, अंशुमन नेटवर्क इशू है तुम्हारा, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम रिज्वाइन कर सकते हो चाहो तो, हाँ मैंने सुन लिया अभी, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता कर सकते हैं हम लोग, एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू जेनेटिक डिसऑर्डर्स का हम लोग पता कर सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, अगर मुझे पहले से ही पता चल जाए कि मेरा होने वाले बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं, तो अगर सपोज मुझे पता चल गया है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, डॉक्टर जा करके पेरेंट्स को समझाएगा कि देखो, आप अगर ऐसे बच्चे को पैदा करोगे तो शायद फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो, आप एक काम, क्योंकि वो बच्चे को भी एक तरह से उसके साथ भी नाइंसाफी होगा कि वो दुनिया में आएगा
और उसका मजाक उड़ेगा, ये होगा वो होगा। और आप लोग भी नया से प्रेगनेंसी आप लोग ट्राई करो, एक नया बच्चे का ट्राई करो, हो सके उस पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स ना हो। इस बच्चे में तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप अगर हो सके तो बच्चे को अबॉर्ट कर दो, नया से बच्चा पैदा, क्योंकि ऐसा बच्चे को पैदा करने से आपके ऊपर भी बोझ बनेगा और इन्हें वो उसके साथ भी इनजस्टिस हो जाएगा कि वो दुनिया में आके फंस गया बेचारा, कि इतना खराब लाइफ जिंदा रह रहा है। लेकिन बहुत पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा जैसा है मैं वैसे ही उसको एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी, तो उनके लिए इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। बट देयर आर मेनी पेरेंट्स, एज डॉक्टर वी शुड टेल देम कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स हो सकता है, आप अगर चाहो तो आप इसको अबॉर्ट कर सकते हो, चाहो तो अबॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, यहां तक ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता चलता है एमनियोसेंटेसिस वाले प्रोसेस से, जहां पे हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके उसके कॉम्पोजिशन को देख करके हम लोग बता देते कि अच्छा यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर का कोई जीन है या नहीं है, अगर है तो हम लोग बोलेंगे बच्चा में प्रॉब्लम होगा, तो उस बच्चे को हम लोग अबॉर्ट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब इंडिया में एमनियोसिंथेसिस शुरू हुआ, देखो इन क्रोमोसोम्स में एक तो सेक्स क्रोमोसोम भी मौजूद है। क्रोमोसोम्स में क्या क्या होता है, ऑटोसोम्स होता है प्लस सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब सेक्स क्रोमोसोम जब मौजूद होगा तो इसका मतलब क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड से हमको ये बात मालूम चल जाएगा कि वो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। समझ रहे हो, वो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा हमको मालूम चल जाएगा। अगर हमको मालूम चल गया कि वो बच्चा लड़का है या लड़की है, कुछ इंडियन सोसाइटी में मालूम है वही लड़की, बाप का बोझ, शादी में दहेज, ठीक है, अलग अलग जो मैंने बोला था नॉर्थ इंडियन सोसाइटीज में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। उसके कारण क्या हो गया ना, सरकार फोर्स हो गया टू बैन दिस एमनियोसेंटेसिस। उसमें स्टैट्यूटरी बैन लगा है। स्टैट्यूटरी बैन का मतलब कि बैन विद सर्टेन कंडीशंस। अगर डॉक्टर ये कहना चाहता है कि डॉक्टर अगर ये कहता है कि मुझे एमनियोसेंटेसिस करने को परमिशन दीजिए क्योंकि मुझे ये पता करना है कि इस बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है, देन गवर्नमेंट बोला ठीक है करो। लेकिन अगर ये पकड़ा गया कि वो डॉक्टर एमनियोसेंटेसिस करके फीटस के बारे में बता दे रहा है उसके पेरेंट्स को कि ये लड़की है और या फिर ये लड़का है, और उसके बाद वो पेरेंट बोला लड़की नहीं चाहिए हमको, हम लोग उसको अबॉर्ट कर देंगे, तो ये चीज बैंड है। अगर ये चीज किया डॉक्टर ने या फिर वो फैमिली वालों ने भी, तो 5 साल तक जेल है। करंट पेरेंट्स को जेल होगा, डॉक्टर को भी जेल होगा। डॉक्टर को 1 लाख रुपए का फाइन भरना पड़ेगा, पेरेंट्स को 50,000 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा, और आई थिंक 5 साल तक का जेल हो सकता है तुमको, 5 years, अप टू 5 years, ठीक है। सो देयर इज अ स्टैट्यूटरी बैन ऑन दिस, बिकॉज हमको पता चल जाता है इससे कि वो बच्चा फीटस जो है मेल है या फीमेल है। तो प्लीज राइट दिस डाउन कि इट इज डन इन 14 to 16 वीक्स। ये मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूँ लास्ट डायग्राम में। और ये जो है इससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स या फिर फीटस का हेल्थ हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन इसमें स्टैट्यूटरी बैन हुआ, क्यों बैन हुआ नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं मैं। दैट इज स्टैट्यूटरी बैन बिकॉज ऑफ फीमेल फिटिसाइड। समझ रहे हो, तो अभी भी इसमें स्टैट्यूटरी बैन इंडिया में लगा हुआ है कि अगर डॉक्टर करना चाहता है तो उससे करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको हेल्थ ऑफ द फीटस पता करना, तभी डॉक्टर को अलाउ है, नहीं तो वो अलाउ भी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके। अभी हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। अभी हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले उसके ऊपर मैं बताता हूँ। अभी हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हम लोग ने लास्ट चैप्टर में देखा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चा कैसे होता है। अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग में कि अगर कोई कपल चाहता है कि बच्चा ना हो और दे आर हैविंग इंटरकोर्स और ये लोग ये चाहते हैं कि बच्चा ना हो, तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। बहुत आजकल होता है ना, बहुत कपल्स लोग बोलते हैं शादी के एटलीस्ट 5 साल बाद बच्चे का बात ही मत करो, ठीक है। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों चाहते हैं, वो आंटीज लोग का प्रेशर में आकर के वो लोग को बच्चा करना पड़ता है। बट अदरवाइज बहुत लोग है ऐसा होता है ना कि मुझे और अपने वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ मेरा थोड़ा सा घूमना है हम लोग को, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसे वैसे लेकर भी हम लोग सिक्योर हो जाए। मेरा पति ने जस्ट जॉब शुरू किया, मैंने जस्ट जॉब शुरू किया, सो आई वांट टू अर्न इनफ एंड देन आई विल थिंक अबाउट अ बेबी। तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। अभी अगर गलती हो गया तो जल्दी बच्चा हो जाएगा, वो प्रॉब्लम है, वो नहीं होना चाहिए। तो उससे बचने का क्या तरीका है, उससे बचने का क्या तरीका वही मैं बताने वाला, ठीक है। दैट इज नोन एज द
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मतलब बच्चे होने के रोकने का मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इसमें कई सारे मेथड्स हैं, इसमें कई सारे मेथड्स हैं। मुझे 1 मिनट दे दो यार, 1 सेकंड। हाँ, तो पहला मेथड जो हम लोगों को पढ़ना है दैट इज द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड, नेचर कुदरती तरीका क्या है? क्या नेचुरली कुछ मेथड पॉसिबल है जिसमें मुझे किसी भी बाहर के किसी भी चीज पे डिपेंडेंट होना ना पड़े, सिर्फ मुझे नॉलेज चाहिए। यहाँ पे मुझे अगर ज्ञान है तो मैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर दूंगा या दूंगी, ठीक है। तो नेचुरल मेथड में 3 आता है। क्या क्या आता है? पहला बोलते हैं इसको हम लोग पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा हम लोग बोलते हैं नंबर 2 कॉइटस। समझा रहा हूं एक एक करके, पहले लिख लो, कॉइटस इंटरप्टस। एंड थर्ड वन इज लैक्टेशनल। कल एक बच्चा इसके बारे में पूछ रहा था, एमेनोरिया। ओके, lactational amenorrhea. These are the 3 methods of natural contraception. Okay. आज थोड़ा नेटवर्क इशू सच में है यार, बारिश दे रहा है ना इसलिए। चलो ठीक है, कोई बात। पहले चलो नेचुरल मेथड के ऊपर एक आध बात बता देता हूं मैं। नेचुरल मेथड में देख, इसका बुरा बात क्या है? बुरा बात क्या है कि इसमें मोर रिस्क। लैक्टेशनल एमेनेरिया, लास्ट पेज देख ले रुक 1 सेकंड। देख लियो, देख लो। AME डबल N सिंगल N है, AMENO डबल RHEA। ओके, चलो नेचुरल मेथड में प्रॉब्लम क्या है? देखो नेचुरल मेथड में जो मैंने 3 नेचुरल मेथड बताया उसमें प्रॉब्लम क्या है? एक तो है कि मोर रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर प्रॉपरली तुमने ये टेक्निक का यूज नहीं किया, थोड़ा भी इधर उधर कर दिया तो प्रेगनेंसी हो जाएगा। जो तुम्हारा मेन मुद्दा था कि तुमको प्रेगनेंसी को रोकना है, उस पर तुम सफल नहीं हो पाओगे, उसमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। वो एक प्रॉब्लम। दूसरा